हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज हो गया भैया हमारा डे 10। 20 डेज की सीरीज में 10वें दिन पे हम पहुंच गए हैं। इंडियन इको का चैप्टर 3 आज हम करने वाले हैं खत्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 के, जिसमें लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज हम पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? लिबरलाइजेशन। उसका क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। एंड एक एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आता है जो मैं आगे तुम्हें बताऊंगी कि भैया वो गारंटीड है, आता ही आता है, ठीक है। तो जल्दी से जाके हर जगह फॉलो कर लो हमारे चैनल को। टेलीग्राम पे सारे नोट्स मिलेंगे, व्हाट्सएप पे एमसीक्यूज मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मोटिवेशन मिलेगा। तो हर जगह पे जाके फॉलो कर लो चैनल को भी। यहाँ पर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। कमेंट सेक्शन में जाओ, डे 10 तुम्हारा नाम और तुम्हारी अटेंडेंस जल्दी से जाके लगा दो। शुरू करते हैं हमारा लेक्चर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। तो स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को इंट्रोडक्शन के साथ। सबसे पहले इस चैप्टर में समझते हैं कि हमें क्या कुछ पढ़ना है। तो कहते हैं कि टोटल हमारे 3 तरीके की इकोनॉमीज होती हैं, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। चैप्टर 2 में भी सबसे पहले आपने यही पढ़ा था, है ना। तो हमने बोला कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, जो प्राइवेट सेक्टर है वही सारे काम करता है ना, वही ओन करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता है, गवर्नमेंट करती है ये सारे काम, गवर्नमेंट ही ओन करती है सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को, गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट ही ऑपरेट करती है, ठीक है। पर इंडिया ने तो अपनाया था मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या था कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे वो कौन ओन करता है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों साथ में मिलके, है ना, बिजनेस ओन करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, बिजनेस कंट्रोल करते हैं। तो इंडिया ने तो टेक्निकली मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम अपनाया था, जो हमने चैप्टर 2 के इंट्रोडक्शन में भी पढ़ा था। पर कहते हैं असलियत काफी अलग थी। रियलिटी वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम वॉट वी हैव रेड, ठीक है। रियलिटी में तुमने पढ़ा है कि चैप्टर 2 में तुमने पढ़ा है क्या हुआ था कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर था, गवर्नमेंट था, उसी ने डोमिनेट किया, उसी ने कंट्रोल करा पूरी इकोनॉमी को। उन्होंने बहुत ज्यादा रेगुलेशंस लगाए इकोनॉमी पे। रेगुलेशन मतलब जब गवर्नमेंट अलग-अलग तरीके के कंट्रोल लगाती है ना? जैसे गवर्नमेंट ने लाइसेंसिंग सिस्टम लाया, गवर्नमेंट ने आईपीआर लाया, गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर काम नहीं कर सकता। सो कहते हैं जब गवर्नमेंट ऐसे रेगुलेट करने लग जाती है ना, बिज़नेसेस को, इकोनॉमी को, तो हमारे साथ तो एक्चुअल में वो हो रहा था। 1950 से लेके 1990 तक यही हुआ है। हमने चैप्टर 2 में बाखूबी पढ़ा है, ठीक है ना? गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर रही थी, बट प्राइवेट सेक्टर जो था उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल भी बिजनेस नहीं कर रहा था। तो एक्चुअल में तो देखा जाए कहीं ना कहीं सोशलिस्ट इकोनॉमी थी हमारी। ऑन पेपर तुम कह सकते हो कि डेमोक्रेसी में तुमने लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया कि हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी है, पर एक्चुअल में तो सोशलिस्ट थी भैया। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को क्या करना पड़ता था, लाइसेंस लेना पड़ता था। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर क्या थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन थी, टैरिफ थे, कोटा थे, है ना। प्राइवेट सेक्टर के ऊपर तो ये सब था, तो बेचारा प्राइवेट सेक्टर तो बिजनेस कर नहीं पा रहा था। एक्चुअल रियलिटी तो ये थी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, 1990 तक आते आते इंडिया में काफी बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस पैदा हो गया था। इसकी वजह से 1990 तक आते आते इंडिया में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था, बहुत बड़े लेवल का। सो देखो बेसिकली क्या हुआ, किसी भी देश में ना गवर्नमेंट को और प्राइवेट सेक्टर को ना साथ में मिलके काम करना चाहिए, ठीक है। प्लस उसके साथ ना किसी भी देश में फॉरेन सेक्टर होना चाहिए। बहुत सिंपल बात है, आपको भी पता है। अगर किसी भी सेक्टर में कंपटीशन ज्यादा होगा, अगर ज्यादा कंपटीशन होगा, तो हर कोई ट्राई करेगा कि मैं ज्यादा एफिशिएंटली बिजनेस करूं। क्योंकि अगर मैं अच्छा बिजनेस नहीं करूंगी तो मेरा कॉम्पिटिटर आगे निकल जाएगा, मेरा बिजनेस बंद हो जाएगा। पर अगर कंपटीशन होगा ही नहीं तो मैं लेजी हो जाऊंगी। फिर तो मुझे पता है ना कि रेस में मैं अकेले ही भाग रही हूँ, तो फर्स्ट तो मैं ही आऊंगी, राइट। तो मैं बिजनेस अच्छे से नहीं चलाऊंगी, मैं एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दूंगी, मैं कॉस्ट कट करने पे, प्राइसेस कम करने पे, उस सब पे ध्यान नहीं दूंगी, कस्टमर की डिमांड्स पे ध्यान नहीं दूंगी। और एक्चुअल में हुआ भी यही। क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर को तो लाइसेंस लेना पड़ता, प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था बिजनेस करना। फॉरेन के साथ हम कोई भी ट्रेड कर नहीं रहे थे, इंपोर्ट बंद था, एक्सपोर्ट बंद था, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बंद थी, बाहर के लोग आ नहीं सकते थे हमारे देश में। सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर रही थी, जो भी बिजनेस कर रही थी, जो भी कुछ कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट कर रही थी। और गवर्नमेंट जो है, एक तो मोनोपोली हो गई क्योंकि कंपटीशन ही नहीं है, तो वो लेजी हो गई क्योंकि रेस में अकेली भाग रही है, तो फर्स्ट तो वही आएगी। तो उन्होंने अच्छे से काम नहीं किया। इवन आज भी हमें पता है सरकारी ऑफिसेज के हाल बहुत बुरे हैं। वहां पे एम्प्लॉयज बैठे होते हैं भैया, एसी की हवा खा रहे होते हैं, काम नहीं कर रहे होते, लंबे लंबे लंच ब्रेक्स होती है ना। हमें भी पता है कि गवर्नमेंट का काम बहुत अच्छा नहीं होता, ऊपर से करप्शन होती है ना। ऊपर से ये होता है कि भैया पहले एक फाइल इधर दो, फिर उधर दो, फिर उधर दो, लंबी लंबी लाइन लगती है कि इतनी देर लगेगी, फाइल 10 जगह घूमेगी, 10 जगह पैसे देने पड़ेंगे, फिर जाके काम होता है ना। सो गवर्नमेंट की प्रॉब्लम्स ही बहुत सारी थी, विच
व्हिच इज़ व्हाई 1990 तक आते-आते मतलब 40 साल तक सोचो वो सारी प्रॉब्लम्स चलती रही। 40 साल तक वो सारी प्रॉब्लम्स चलती रही, तो फिर एक पॉइंट पे आके भैया हमारी इकोनॉमी ने दम तोड़ दिया कि भैया अब मैं और सहन नहीं कर सकती। अब मैं गवर्नमेंट की करप्शन, लाइसेंसिंग, गवर्नमेंट की मोनोपोली ये सब सहन नहीं कर सकती। तो हमारी इकोनॉमी चली गई क्राइसिस के अंदर। क्या हुआ इकोनॉमी में? क्या क्राइसिस आया? सबसे पहले हमारी इकोनॉमी में आया शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। हम लोग जो है इंपोर्ट तो करे जा रहे थे एट अ वेरी हाई रेट विदाउट मैचिंग ग्रोथ ऑफ एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट तो ग्रो हो नहीं रहा क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो बिजनेस कर ही नहीं रहा भाई, अलाउड ही नहीं है बिजनेस करना। पर इंपोर्ट तो हो रहा है यार, कुछ एक अमीर ज्यादा तो होते ही हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि 100% ऑफ लोग गरीब हैं, कुछ लोग तो अमीर होते ही हैं, वो तो इंपोर्ट करवाते ही हैं। तो इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है, एक्सपोर्ट हो नहीं रहा। अरे डोमेस्टिकली प्रोडक्शन नहीं हो रही है, एक्सपोर्ट कहाँ से होगी, है ना? तो एक्सपोर्ट हो नहीं रहा, विच इज वाई हमारा पैसा बाहर जाता जा रहा है, बाहर से पैसा अंदर नहीं आ रहा। तो हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे भैया वो बहुत ही ज्यादा कम हो गए थे। इतने कम हो गए थे, इतने कम हो गए थे कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर अगर हमें कोई हेल्प नहीं मिलती तो 2 हफ्ते के बाद हमारे पास पैसा ही नहीं बचता इंपोर्ट करवाने का। मतलब हमारा देश बैंकरप्ट हो जाता, हम 2 हफ्ते के बाद बाहर से इंपोर्ट ना करवाते, ना करवा पाते, फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाता, रिजर्व खत्म हो जाता। फॉरेक्स रिजर्व कौन बना के रखता है अपने पास? कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है? दूसरी चीज़ इनएफिशिएंट मैनेजमेंट थी। गवर्नमेंट ऑब्वियसली जो है अच्छे से मैनेजमेंट नहीं कर पा रही थी, ब्यूरोक्रेसी थी, रेड टेपिज्म था, करप्शन थी, ठीक है? तो गवर्नमेंट के जो है रेवेन्यू अच्छे नहीं हो रहे थे। गवर्नमेंट के जितने भी बिज़नेसेस थे, अ लॉट ऑफ द कंपनीज़ वर इन लॉसेस। इनफैक्ट अब जब गवर्नमेंट ने फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला, उसके बाद सरकारी कंपनियाँ कम्पीट ही नहीं कर पाईं, है ना? तुम देखो बीएसएनएल वगैरह जो सरकारी कंपनियाँ पहले चलती थी, अब वो चलती ही नहीं। वो हमारे एयरटेल, रिलायंस, वोडाफोन इनके सामने चल ही नहीं पाई, ठीक है ना? सो गवर्नमेंट कंपनीज़ जो हैं वो लॉसेस कर रही थी, ठीक है? गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो कर रही थी डेवलपमेंट प्रोग्राम पे, लेकिन उससे कोई रेवेन्यू गवर्नमेंट के पास आ नहीं रहा था। गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू गिरता जा रहा था, वो बढ़ नहीं रहा था, ठीक है? पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज़ से जो खर्चा आ रहा था, वो भी गिरता जा रहा था। तुमने पढ़ा है ना गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में, गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर में तुमने पढ़ा है ना गवर्नमेंट के 2 तरीके के रेवेन्यू होते हैं, या तो टैक्स रेवेन्यू होता है या तो नॉन टैक्स रेवेन्यू होता है। अरे टैक्स या नॉन टैक्स पैसा तो वो देगा ना जिसके पास होगा। अरे अगर गरीबों के पास पैसा ही नहीं है, वो तुम्हारा टैक्स कहाँ से भरेंगे? तो टैक्स नहीं आता था। गवर्नमेंट की जो कंपनीज़ थी, गवर्नमेंट की कंपनीज़ भी लॉसेस कर रही थी। क्यों? क्योंकि अगेन गरीबी भी बहुत थी, इनएफिशिएंसीज़ भी थी गवर्नमेंट की, है ना? करप्शन भी था, वो सब तो था ही, ठीक है? डेफिनिटली। फिर आया डेट बर्डन। गवर्नमेंट क्या कर रही थी भैया अपने खर्चे चलाने के लिए? देखो खर्चा बहुत हो रहा है, इनकम हो नहीं रही है, ठीक है? तो खर्चे चलाने के लिए लोन ले रही थी। लोन पे लोन, लोन पे लोन लेती जा रही थी, लेती जा रही थी, लेती जा रही थी। तो डेट का बर्डन बढ़ता जा रहा था। सो गवर्नमेंट अपने खर्चे मीट करने के लिए बोरो करती जा रही थी, दूसरी कंट्री से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से। और एक पॉइंट पे आके इतना बुरा हाल हो गया था कि कोई भी दूसरा देश, कोई भी दूसरी सरकार हमें लोन देने को तैयार ही नहीं थी। दे वर नॉट विलिंग टू लेंड टू इंडिया। वो लोग हमें लोन देने को तैयार ही नहीं थे क्योंकि हमारी हालत खराब हो चुकी थी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास सफिशिएंट नहीं था। भैया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इतना था ही नहीं कि हम इंटरेस्ट पेमेंट कर सकें। अगर हमने बाहर वालों से लोन लिया है, तो बाहर वालों को जब इंटरेस्ट पे करना होगा तो उनकी करेंसी में करना होगा ना, उनकी करेंसी हमारे पास थी नहीं, डॉलर हमारे पास था नहीं, ठीक है ना? तो डेट का बर्डन बढ़ता जा रहा था। ऊपर से इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती हमारे देश में जा रही थी, ठीक है? प्राइसेज़ जो है एसेंशियल गुड्स के भी बढ़ते जा रहे थे, ठीक है? रोटी के, मेडिसिन के, इन चीज़ों के बढ़ते जा रहे थे, ठीक है? मनी सप्लाई इंक्रीज़ हो रही थी, शॉर्टेज ऑफ एसेंशियल गुड्स हो रही थी। तो एसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज हो रही थी और गवर्नमेंट मनी प्रिंट करते जा रही थी, क्योंकि गवर्नमेंट अपना खर्चा चलाने के लिए पैसा तो चाहिए ना। तो मनी प्रिंट कर रही थी, मनी सप्लाई बढ़ रही थी, उसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रही थी। तो ओवरऑल हमारे पास ट्रिक क्या है? 4 प्रॉब्लम्स आई साइड, SIDE। एस से क्या हुआ? शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, डेट बर्डन और इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशनरी प्रेशर। 4 हमारे पास प्रॉब्लम्स आई। इन प्रॉब्लम्स की वजह से हमारा देश जो है बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत में चला गया था। उस पॉइंट पे अगर हमारे देश को लोन नहीं मिलता तो शायद हमारा देश बैंकरप्ट हो जाता, शायद हमारा देश आगे चल नहीं पाता। ठीक है? तो उस पॉइंट पे हमें बस एक ही चीज़ समझ आ रही थी कि हमें चाहिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा लोन। पर दुनिया पागल तो नहीं है, दुनिया को भी दिख रहा है ना, तुम किसी ऐसे बंदे को तो लोन नहीं दोगे ना जो उल्टा भैया बैंकरप्ट होने वाला है। तुम अपना और लोन तो उसे नहीं दे सकते ना, तो दुनिया हमें लोन दे नहीं रही थी। तो फिर हमारे देश की सरकार किसके पास गई? हमारे देश की सरकार गई वर्ल्ड बैंक के पास और IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF के पास और वर्ल्ड बैंक के पास हमारी सरकार गई। हमने बोला कि भैया क्या तुम हमें प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ $7 बिलियन का लोन दे सकते हो? ज़्यादा नहीं है, बस 7, थोड़ा सा ये तो है, थोड़ा सा ही तो है। $7 बिलियन का लोन दे दो, ज़्यादा तो हमने माँगा नहीं। वो कहते हैं ऐसे कैसे दे दें?
तुम तो गरीबी में जा रहे हो, तुम तो बैंकरप्ट हो रहे हो, फॉरेक्स तुम्हारे पास नहीं है, इन्फ्लेशन तुम्हारी हो रही है, सरकार करप्ट है, हम कैसे तुम्हें लोन दे दें? प्राइवेट सेक्टर बिजनेस नहीं कर सकता, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट कर नहीं सकते, हम कैसे तुम्हें लोन दे दें? हम पागल थोड़ी हैं तुम्हारे सरकार की जेबें भरते रहे लोन दे दे के। वो कहते हैं हम लोन नहीं देंगे। तो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो थे मनमोहन सिंह 1991 में, वो गए थे आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास लोन लेने के लिए। तो उन्होंने सीधी-सीधी हमारे ऊपर 3 कंडीशंस रख दी और बोला कि अगर ये कंडीशंस मीट करोगे अभी के अभी, तभी लोन तुम्हें देंगे $7 बिलियन का, वरना हम लोन नहीं देंगे, तुम्हारी इकोनॉमी बैंकरप्ट हो जाएगी, फॉरेक्स खत्म, इन्फ्लेशन ज़्यादा, करते रहो जो करना है। तो सरकार ने बोला नहीं, 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 ये तो नहीं हो सकता, लोन तो हमें चाहिए। तो ठीक है, हम तुम्हारी कंडीशन मान लेते हैं। तो इंडिया ने उनकी सारी कंडीशंस को मान लिया और कंडीशंस मानने के बाद हमें $7 बिलियन का लोन मिल गया। कंडीशंस क्या थी? पहली कंडीशन थी कि आपको ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस खत्म करनी होंगी। दूसरी कंडीशन थी कि आपको प्राइवेट सेक्टर की रिस्ट्रिक्शन खत्म करनी होगी। तीसरी थी कि तुम्हें गवर्नमेंट का रोल डिक्लाइन करना होगा, यानी कि तुम्हें लिबरलाइज करना होगा, तुम्हें प्राइवेटाइज करना होगा और तुम्हें ग्लोबलाइज करना होगा। टोटल 3 काम तुम्हें करने होंगे। क्या मतलब है इन तीनों का? एक-एक करके समझते हैं। पहली चीज़, जो भी रिस्ट्रिक्शंस तुम खत्म कर रहे हो, मतलब तुम पहले रिस्ट्रिक्टेड थे, अब तुम फ्री हो रहे हो, फ्री हो रहे हो, रिस्ट्रिक्ट खत्म हो रही है, रिस्ट्रिक्शन खत्म हो रही है। तो फ्री होना मतलब लिबरलाइज होना, ठीक है? गवर्नमेंट का रोल कम हो जाएगा, तो किसका रोल बढ़ जाएगा? प्राइवेट सेक्टर का। सो इट मीन्स प्राइवेटाइजेशन होना। ट्रेड रिस्ट्रिक्शन खत्म हो जाएगी। ट्रेड किसके साथ होता है? दूसरे देशों के साथ। इंपोर्ट एक्सपोर्ट की रिस्ट्रिक्शन मत खत्म हो जाएगी, तो मतलब तुम्हारा देश ग्लोबलाइज हो जाएगा। तो इन शॉर्ट 3 चीजें बोली गई थी, लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज करो अपने देश को। अच्छा जी, क्या होते हैं ये लिबरलाइज वगैरह? एक एक करके पढ़ेंगे। पर उससे पहले समझ लो, उस टाइम पे जो हमने इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई थी, वो बेसिकली 2 तरीके की थी, 2 ग्रुप्स में डिवाइड करी गई थी। क्या-क्या? एक तो था शॉर्ट टर्म मेजर, एक था लॉन्ग टर्म मेजर। देखो, अब मान लो तुम एकदम से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में चले गए हो, ठीक है? तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम में चले गए हो कि आगे तुम्हारा सर्वाइवल मुश्किल हो गया है। मतलब लेट्स से अगर कोई इंसान बहुत ही ज़्यादा बीमार हो गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अभी इमीडिएटली वो क्या करेगा? अभी इमीडिएटली वो जो एग्ज़ैक्ट बीमारी है, उसको ठीक करेगा। उसके लिए बहुत सारी दवाइयाँ खानी पड़ेंगी, कोई सर्जरी होगी, जो भी होगा, अभी एग्ज़ैक्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। मतलब अभी लेट्स से दिन की 10 गोलियाँ खानी पड़ेंगी। लेकिन जब वो उस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएगा, क्या वो वापस वही लाइफ़स्टाइल पे चला जाएगा कि दारू भी पिएँगे, सुट्टा भी मारेंगे? नहीं। उसके बाद भी डॉक्टर बोलते हैं कि देखो, अभी तुम बीमारी से बाहर आ गए हो, पर अब तुम्हें हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना पड़ेगा। 2 चीज़ें होती हैं। तो एक तो होता है कि जो एग्ज़ैक्ट बीमारी है, सबसे पहले तो दवाइयाँ खा-खा के उस बीमारी को खत्म करो और फिर जब ठीक हो गए हो तो ट्राई करो दोबारा बीमारी ना हो, अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो, ठीक है ना? तो एक तो था कि उस टाइम पे भैया एग्ज़ैक्टली शॉर्ट टर्म के लिए कुछ 1-2 साल के लिए स्टेबलाइज़ करो अपनी इकोनॉमी को कि जो इतना बड़ा संकट आन पड़ा है, पहले इस संकट से बाहर निकलो, स्टेबलाइज़ करो। और फिर अपना पूरा स्ट्रक्चर ही बदल दो ताकि दोबारा कभी ये संकट आए ही ना। तो सबसे पहले हमने स्टेबलाइजेशन मेजर्स करे, ठीक है? जिसमें हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो वीकनेस थी उसको करेक्ट किया हमने, जो इन्फ्लेशन थी, ठीक है? उसको हमने करेक्ट किया। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमने बनाए, तो जो उस टाइम की शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम थी वो सॉल्व करी और फिर हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म बनाए, हमने अपनी एफिशिएंसी इम्प्रूव करी, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस हमने इम्प्रूव करी, ठीक है? तो ये सब चीज़ें पढ़ते हैं कि कैसे ये सब कुछ हमने किया, पर बेसिकली पॉलिसी 2 तरीके की है, स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, ठीक है? तो टोटल 3 तरीके की पॉलिसीज़ इन दोनों के अंदर मिला के आई, लिबरलाइज़, प्राइवेटाइज़, ग्लोबलाइज़। लिबरलाइज़ का मैंने मतलब बता दिया, लिबरल होना मतलब फ्री होना, ठीक है? हम बोलते हैं ना कि भैया ये बंदे की तो सोच बहुत पुराने विचारों वाला है, ठीक है? और कुछ लोग बोलते हैं इसकी सोच बहुत लिबरल है, मतलब ये बहुत फ्री सोच का बंदा है, बहुत मॉडर्न फ्री तरीके से जीने वाला इंसान है। तो लिबरल मतलब फ्री। तो लिबरल में के अंदर हमने क्या किया था, हर तरीके की रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, हर तरीके की रिस्ट्रिक्शन हमने हटा दी थी हमारे प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज से। प्राइवेटाइजेशन के अंदर हमने क्या किया था, सरकारी कंपनियां बेच दी थी, सरकारी कंपनियों की ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया था प्राइवेट सेक्टर के पास। और ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने क्या किया था, अपने देश को इंटीग्रेट किया था वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, अपने देश को ओपन अप कर दिया था कि अब हम पूरी दुनिया के साथ ट्रेड करेंगे। तो लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज हमने किया था, ठीक है? एक-एक करके इनका मतलब समझते हैं। इसमें से लिबरलाइजेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरे से लिख कर ले लो बेटा कि लिबरलाइजेशन के अंदर ना 4-5 रिफॉर्म्स है अलग-अलग, ठीक है? किसी ना किसी एक रिफॉर्म पे क्वेश्चन पक्का आएगा। प्राइवेट ग्लोबल, इस पे क्वेश्चन कभी-कभार आ जाता है, नहीं आता है, पर इसके ऊपर ज़रूर आता है।
ठीक है? लिबरलाइज़ेशन में एक ना एक रिफॉर्म का क्वेश्चन आएगा। तो लिबरल का मतलब क्या है? हर तरीके की रिस्ट्रिक्शन को हम बंद कर खत्म कर दें, प्राइवेट सेक्टर को फ्री कर दें। क्यों करना है? ताकि फुल इकोनॉमिक पोटेंशियल अनलॉक हो सके। ठीक है ना? इकोनॉमी में जितने भी रिसोर्सेज़ हैं वो यूज़ हो सके। सरकार तो नहीं कर सकती हर रिसोर्स को यूज़, प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। ठीक है? एफिशिएंसी इन ऑपरेशंस इंक्रीज़ हो। ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर जो है वो ज़्यादा एफिशिएंटली काम करेगा क्योंकि वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, ठीक है? कंपटीशन बढ़ेगा तो बिज़नेस इम्प्रूव होगा, ठीक है? एंड प्राइवेट सेक्टर और एमएनसीज़ एनकरेज हों पैसा कमाने के लिए, बिज़नेस करने के लिए, स्टार्टअप्स करने के लिए, ठीक है? कैसे किया जाएगा? इसके लिए हम इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म लेकर आएँ, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म लेकर आएँ, टैक्स में लेकर आएँ, फॉरेक्स में लेकर आएँ, ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेकर आएँ। सो मैंने क्या बोला टोटल 5 हैं। इन पाँचों में से किसी ना किसी एक पे गारंटी दे रही हूँ कि आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है? अच्छा। अब आते हैं सबसे पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स पे। एक-एक करके पाँचों को पढ़ते हैं। इसके अंदर जो भी डेटा लिखा है, ये डेटा याद होना चाहिए आपको। मैं बहुत कम बोलती हूँ कि ये चीज़ें रट्टा मार लो, पर जो चीज़ें होती हैं इम्पोर्टेंट, वो रट्टा मारनी ही पड़ती हैं और ये उनमें से एक है कि जो भी पाँचों रिफॉर्म्स हैं, इसमें अलग-अलग तरीके का डेटा आपको दे रखा है, वो सारा डेटा आपको याद करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म में क्या कहता है कि भैया हमारे पास ना पहले लाइसेंसिंग थी। और हमें ना बहुत सा मतलब हमें लाइसेंसिंग हमने पढ़ा था ना कि आईपीआर के अंदर क्या था? शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी और सी में हमने बोला था कि तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। दुनिया में किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री तुम खोलना चाहते हो, इंडिया में अगर किसी भी चीज़ की इंडस्ट्री तुम खोलना चाहते हो, तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा। हमने ये बोला था चैप्टर 2 में। अब सरकार ने क्या बोला कि तुम्हें ना सब पे लाइसेंस नहीं लेना, सिर्फ 18 इंडस्ट्रीज़ के लिए लाइसेंस लेना है। अगर बाकी किसी इंडस्ट्री में कदम रखना है, तो बिना लाइसेंस के ले सकते हो। फिर सरकार ने वो भी कम करके सिर्फ 5 कर दी कि इन पाँचों के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। कौन-सी? दारू, सुट्टा, डिफेंस, एक्सप्लोसिव, केमिकल। सिर्फ इन पाँचों के लिए तुम्हें लाइसेंस लेना पड़ेगा और किसी के लिए तुम्हें लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा। ठीक हो गई बात? अल्कोहल, सिगरेट्स, डिफेंस, एक्सप्लोसिव, केमिकल बिकॉज़ ऑफ कोर्स दीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स मतलब अल्कोहल और सिगरेट तो सरकार ऑब्वियसली इससे पैसा कमाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो इसको सरकार फ्री नहीं छोड़ सकती। तो इनके लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, ठीक है? और किसी के लिए लाइसेंस नहीं लेना पड़ेगा, जो तुम्हारा दिल करे वो इंडस्ट्री खोल सकते हो बिना लाइसेंस के। फिर सरकार ने अपना पब्लिक सेक्टर का रोल डिक्रीज़ किया। पहले सरकार की 17 ऐसी इंडस्ट्रीज़ थी, है ना? जहाँ पे सरकार काम कर सकती थी, सरकार शुरू करेगी तो ही प्राइवेट सेक्टर आएगा। वो 17 से डिक्रीज़ करके 8 करी गई और फिर 8 से डिक्रीज़ करके सिर्फ 3 कर दी गई, एटॉमिक एनर्जी, रेलवे और डिफेंस कि इन मामलों में सिर्फ सरकार ही काम कर सकती है, प्राइवेट सेक्टर नहीं कर सकता। लेकिन इन तीनों के अलावा कहीं भी प्राइवेट सेक्टर काम कर सकता है, ठीक है? एसएसआई स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को रिजर्वेशन दी गई थी, पिछले चैप्टर में पढ़ा था, वो यहाँ पर खत्म कर दी गई। अब सबके लिए इक्वल है मार्केट में किसी को भी कुछ भी बेचना है, बेचो, डिमांड सप्लाई के बेस पे प्राइस डिसाइड हो जाएगा, जो बेचना है बेचो। एमआरटीपी एक्ट चेंज टू कंपटीशन एक्ट 2002 ठीक है पहले सरकार क्या करती थी रिस्ट्रिक्ट करती थी ठीक है मार्केट में ज्यादा प्रोटेक्शन ज्यादा देती थी रिस्ट्रिक्शन ज्यादा लगाती थी फ्री कंपटीशन नहीं होने देती थी अब सरकार कहती है कंपटीशन करो सारे आओ सारे बिजनेस करो सारे कंपटीशन करो सारे एफिशिएंटली पैसा कमाओ सारे स्टार्टअप्स करो सब लोग आगे बढ़ो तो जितना कंपटीशन होगा उतना बिजनेस बेहतर होगा तो सरकार कंपटीशन एक्ट लेकर आई 2002 में जिसके अंदर जिसके अंदर क्या बोला गया कि जितने लोगों को कंपटीशन करना है, जितने लोगों को बिज़नेस बनाना है, बनाओ, ठीक है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा कमा सके, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सके। अगला आया फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ओवरऑल इन सब में से। पहला क्या किया गया? रोल ऑफ आरबीआई चेंज करा गया, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर बनाया गया। कहते हैं पहले आरबीआई रेगुलेट करता था। मतलब आरबीआई बताता था बैंक्स को तुम्हें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। आरबीआई एक-एक चीज़ पे नज़र रखता था और एक-एक चीज़ बताता था कि आरबीआई से पूछे बिना पहले तुम कुछ कर ही नहीं सकते थे। पहले रेगुलेट करता था। अब फैसिलिटेटर हो गया है। अब क्या है तुम अपना कर सकते हो। आरबीआई बस नज़र रखेगा चुपचाप और जहाँ तुमने गलती करी सिर्फ वहाँ आरबीआई आएगा, वहाँ पे आके तुम्हें पकड़ेगा, वरना आरबीआई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। पहले क्या था उससे बिना पूछे तुम कुछ नहीं कर सकते थे। अब क्या हो गया जो करना है करो पर आरबीआई नजर रखेगा फैसिलिटेट करेगा दैट्स इट ठीक है तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ओरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक पहले प्राइवेट लोग बैंक नहीं बना सकते थे जिनका प्राइवेट बैंक था भी वो भी सरकार ने अपने अंडर ले लिया था
ठीक है? नेशनलाइज़ेशन कर दी थी बैंक्स की। अब प्राइवेट लोग अपने खुद के बैंक खोल सकते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करके एक बैंक शुरू कर सकते हैं। हाँ, मतलब आरबीआई से कुछ एक परमिशन वगैरह, लाइसेंस वगैरह लेना पड़ेगा, पर ठीक है, तुम खोल सकते हो, यू हैव दैट ऑप्शन, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हुए और बैंकिंग सर्विसेज़ बहुत अच्छी हो गई। आज की डेट में तुम्हें पता है एचडीएफसी, आईसीआई, आईडीबीआई, है ना? कितने सारे प्राइवेट बैंक्स हैं और वो बहुत अच्छी सर्विसेज़ देते हैं। ठीक है? इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट टू 14%। पहले फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती थी बैंक्स में, अब होने लग गई। अब तुम बोलते हो कि बाहर से भी अगर कोई आके हमारे बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहे, एचडीएफसी के शेयर कोई फॉरेनर खरीदना चाहे तो खरीद सकता है, अप टू 14%। ईज़ इन एक्सपेंशन प्रोसेस, तुम इज़िली अपने बैंक को पूरे नेशन वाइड, वर्ल्ड वाइड एक्सपैंड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है? टैक्स रिफॉर्म आया, डायरेक्ट टैक्स रेट कम कर दिए गए। पहले होता था कि तुम्हारी इनकम का 50%, 60% टैक्स में देना पड़ेगा, 70% टैक्स में देना पड़ेगा। अब कितना हो गया, 10%, 20%, मैक्सिमम 30%, ठीक है? तो अब डायरेक्ट टैक्स रेट कम हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स में भी रिफॉर्म आ गया। पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे होते थे, बहुत मुश्किल होती थी उनकी अकाउंटिंग करनी। अब तो सिंपल जीएसटी आ गए, पूरे देश भर का एक ही टैक्स है ना? और प्रोसेस बहुत सिंप्लीफाई कर दिया, टैक्स भरने का, सरकार के पास टैक्स जमा करवाने का, टैक्स अकाउंटिंग करने का, हर चीज का प्रोसेस सिंप्लीफाई हो गया। इससे आपको अपने सीए को भी कम पैसे देने पड़ेंगे, तो आप वहां भी पैसे बचाओगे। गवर्नमेंट को भी टैक्स आपको कम देना पड़ेगा और कम टाइम में देना पड़ेगा। तुम्हारा टाइम तुम्हें टैक्स के चक्कर में बर्बाद नहीं करना पड़ेगा। फिर आया फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, तो सरकार ने रुपीस को डीवैल्यू कर दिया, अपने आप से 20% डीवैल्यू किया और इसकी वजह से इंक्रीज इन फॉरेक्स हुआ और फ्री मार्केट डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट हुआ। ये दोनों देखो बहुत टेक्निकल चीजें हैं, ये दोनों बहुत टेक्निकल चीजें हैं, मैं शॉर्ट में थोड़ा बता देती हूँ, पर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला चैप्टर पढ़ लेना तो ये दोनों तुम्हें समझ आ जाएंगे और इसको रट्टा तो मार ही लेना, ठीक है? तो कहते हैं पहले क्या होता था ना, फ्री एक्सचेंज रेट कैसे होते हैं, एक्सचेंज रेट तीन तरीके के होते हैं, तुमने पढ़ा ना, फिक्स्ड, फ्लोटिंग, मैनेज फ्लोटिंग। तो पहले हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता था, ठीक है? अगर किसी को ये सब नहीं समझ आ रहा है तो फॉरेन एक्सचेंज वाला चैप्टर पढ़ लेना, मैक्रो का सेकंड लास्ट चैप्टर, ठीक है? तो पहले हमारा फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम होता था, ठीक है? इसके बाद हमने क्या कर दिया, 1991 के बाद हम मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम पे आ गए। अब हमारा क्या है, मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम हमारे देश में चलता है। दूसरी चीज, हमने अपने रुपीस को जानबूझ के डी वैल्यू किया था। अच्छा, डी वैल्यू और डेप्रिसिएशन में क्या फर्क होता है, जरा कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे, ठीक है? तो हमने अपने रुपीस को जानबूझ के डी वैल्यू किया था। रुपीस की मतलब जो वैल्यू थी इन टर्म्स ऑफ डॉलर, उसको डिक्लाइन, उसको रिड्यूस किया था। मतलब लेट्स से अगर पहले 20 रुपीस पर डॉलर था, हमने खुद ही उसकी वैल्यू को कम कर दिया और 25 रुपीस पर डॉलर कर दिया। इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, फॉरेनर्स के लिए इंडियन रुपी सस्ता हो गया। फॉरेनर्स के लिए इंडियन रुपी सस्ता हो गया, तो फॉरेनर्स इंडिया से सामान मंगवाने लग गए, तो इंडिया के एक्सपोर्ट बढ़ गए और हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया। जो डॉलर पहले 20 का था अब हमें 25 का मिलेगा, तो हमारे लिए डॉलर महंगा हो गया, तो अब हम इंपोर्ट कम करवाएंगे। तो इसकी वजह से डीवैल्यूएशन की वजह से, डीवैल्यूएशन की वजह से इंपोर्ट हमारे गिर गए और एक्सपोर्ट हमारे बढ़ गए, जिसकी वजह से हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था, जो कितना बचा था, सिर्फ 2 वीक्स का ही बचा था, वो अब बहुत ज्यादा बढ़ने लगा। आई थिंक उस टाइम पे कुछ $6 बिलियन का हमारा फॉरेक्स रिजर्व बचा था। आज के टाइम पे कुछ $600 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व हमारे पास है, ठीक है जी? एंड हमने मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम बनाया। फिर है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिजर्व। हमने क्या किया, हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हटाया, टैरिफ हटाया, कोटा हटाया, ठीक है? चैप्टर 2 में लिखा है ना, चैप्टर 2 में पढ़ा है ना कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट किया, टैरिफ लगाए, कोटा लगाए, तीनों चीजें पढ़ी हैं। तीनों चीजें इसके अंदर हटा दी गई। तीनों को क्या बोला गया है, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन बोले तो टैरिफ, कोटा, वही चीज, ठीक है? तो वो हटा दिया गया, इंपोर्ट से भी एक्सपोर्ट से भी। एक्सपोर्ट ड्यूटी बिल्कुल खत्म कर दी। एक्सपोर्ट करना है करो, कोई टैक्स नहीं लगेगा। इंपोर्ट करना है करो, थोड़ा सा टैक्स लगेगा। पहले बहुत हाई टैक्स लगता था, 100% का टैक्स लगता था। अब इंपोर्ट करना है करो, थोड़ा सा टैक्स लगेगा, ठीक है? इंपोर्ट लाइसेंसिंग बहुत कम कर दी गई, पहले बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी, ठीक है? इन सब की वजह से क्या हुआ, वर्ल्ड मार्केट में हमारी कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ने लगी। इन सब की वजह से हमारे रॉ मटेरियल जो है, इजीली सस्ते रॉ मटेरियल इंपोर्ट होने लगे। अच्छा, एक चीज याद रखना है, इंडिया ने ये सब किया था 1991 में, चाइना ने ये सब कुछ कर दिया था 1978,
के अराउंड। पाकिस्तान ने किया था हमसे भी 1-2 साल पहले 1989, 88, 89 के अराउंड, ठीक है? तो मतलब हमने टेक्निकली तीनों में सबसे आखिरी में किया है और चाइना हमसे 10 साल आगे निकल गया है सिर्फ इसकी वजह से कि चाइना ने यही लिबरलाइज़, प्राइवेटाइज़, ग्लोबलाइज़ हमसे 10-12 साल पहले कर दी, तो चाइना हमसे आगे निकल गया। ठीक है? और चाइना ने अपनी मर्ज़ी से की थी। इंडिया और पाकिस्तान को लोन चाहिए था, इसलिए बोला गया कि भैया लोन तभी मिलेगा जब एलपीजी लेकर आओगे, इसलिए हमने किया था। ठीक है जी? एनीवेज़ चलो हो गया, अच्छी बात है ना? कि हुआ सब कुछ। तो 1991 के बाद लिबरलाइज़ ये सब कुछ हुआ। लिबरलाइज़ में टोटल 5 रिफ़ॉर्म हमने पढ़े हैं, ये पाँचों इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है? इसीलिए मेजर सबसे बड़ा पार्ट भी यही है पूरे चैप्टर का। अब तो छोटी-छोटी चीज़ें बची हैं, जल्दी से कर लेते हैं। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो सरकारी कंपनीज हैं उसकी ओनरशिप उसकी मैनेजमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और सरकार से छीन के प्राइवेट सेक्टर को दे दी जाएगी। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि गवर्नमेंट के बजट का डेफिसिट रिड्यूस होगा। क्योंकि जब गवर्नमेंट अपनी ओनरशिप बेचेगी तो गवर्नमेंट का एसेट रिड्यूस होगा। एसेट के बदले में पैसा तो मिलेगा सरकार को प्राइवेट सेक्टर से। फ्री में थोड़ी दे रही है, बेच रहे हो, बेच के पैसा तो मिलेगा सरकार को, तो गवर्नमेंट बजट का डेफिसिट रिड्यूस होगा। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट होगा, मैनेजमेंट एफिशिएंटली होगी, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है, तो वो एफिशिएंटली काम करेगा। डिसीजन मेकिंग क्विक होगी, अब तुम्हें 10 जगह पे जाके साइन करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ब्यूरोक्रेसी नहीं होगी। कंज्यूमर की सेटिस्फैक्शन के लिए काम होगा। प्राइवेट सेक्टर अच्छे से काम करता है ताकि कंज्यूमर खुश हो, ज्यादा पैसा दे। सरकारी कोई भी चीज उठा के देख लेना, हालत खस्ता ही होती है क्योंकि प्रॉफिट के लिए काम नहीं होता, तो वो कस्टमर की सेटिस्फैक्शन का ध्यान ही नहीं देते थे। अब कस्टमर की सेटिस्फैक्शन का ध्यान दिया जाएगा। ठीक है? प्रॉफिट के लिए काम होगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है? तो ये सारे काम होंगे, इसी वजह से प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी था। प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से हो सकती है, या तो पूरा ही 100% शेयर दे दो प्राइवेट सेक्टर को, मतलब पूरी मेरी कंपनी थी, मैंने पूरी की पूरी कंपनी आपको बेच दी। ठीक है? पूरी ही मैंने ओनरशिप और मैनेजमेंट आपको ट्रांसफर कर दी। या फिर क्या होगा, मेरी कंपनी है, मैंने कंपनी का कुछ हिस्सा आपको बेच दिया, बट मेजॉरिटी शेयर मेरे पास है। ठीक है? तो या तो मैंने पूरा ही हिस्सा बेच दिया, पूरी ही अपनी ओनरशिप, पूरी ही मैनेजमेंट गवर्नमेंट ने दे दी प्राइवेट सेक्टर को, या फिर गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट कर दिए और अपने कुछ सेलिंग अ पार्ट ऑफ द इक्विटी टू द पब्लिक, अपनी इक्विटी का कुछ हिस्सा डिसइन्वेस्ट कर दिया, पब्लिक को दे दिया और कुछ हिस्सा अपने पास रखा। तो सरकार ने क्या किया, जो बिल्कुल ही लॉस मेकिंग है, जो बिल्कुल ही लॉस मेकिंग है, जिसका पता है कि ये तो किसी काम की है ही नहीं, उसको क्लोज कर दिया। ठीक है? जो थोड़ी बहुत ठीक ठाक सी थी, जो पता था कि रिवाइव हो सकती है और जो ज्यादा नेशनल इंपॉर्टेंस की नहीं थी, उसको पूरी तरीके से सेल ऑफ कर दिया। ठीक है? और जो प्रॉफिट मेकिंग थी ऑलरेडी, थोड़ी अच्छी हालत में थी, प्लस जो नेशनल इंपॉर्टेंस वाली चीजें थी, है ना? जो थोड़ी नेशनल इंपॉर्टेंस वाली इंडस्ट्रीज थी, उनके अंदर क्या कर दिया, डिसइन्वेस्ट किया। या फिर क्या किया, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कर ली, है ना? कि मिलके पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर काम करेंगे। सो जो तो बिल्कुल ही घटिया है, बिल्कुल ही बंद होने की कगार पे, उसको बंद ही कर दिया। ठीक है? कुछ एक को सेल ऑफ कर दिया, जिसको रिवाइव किया जा सकता था कि प्राइवेट सेक्टर रिवाइव कर देगा, उसको सेल ऑफ कर दिया। और कुछ एक को क्या बोला कि जो थोड़ी बहुत प्रॉफिट में थी, थोड़ी ठीक-ठाक थी, नेशनल इंपॉर्टेंस की थी, उसको सरकार ने अपने पास रखा, पर डिसइन्वेस्ट कर दिया, उसका कुछ हिस्सा प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। तो इस तरीके से सरकार ने क्या करी, प्राइवेटाइजेशन करी। ठीक है? इसके अंदर याद रखना, गवर्नमेंट ने क्या बनाए थे, कुछ एक नवरत्न बनाए थे, कुछ एक महारत्न बनाए थे। ठीक है? कुछ एक नवरत्न बनाए थे, कुछ एक महारत्न बनाए थे। ये आपकी बुक में टेबल के फॉर्म में मिलेगा आपको, एक बार ये रीड आउट कर लेना, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा रीड कर लेना। नवरत्न और महारत्न बनाए थे, इसका मतलब था कि जो गवर्नमेंट की हंड्रेड्स ऑफ कंपनीज थी, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को, कुछ प्रॉफिट वाली कंपनीज को नवरत्न का टैग दिया था, कुछ कंपनीज को महारत्न का टैग दिया था, और इनके ऊपर गवर्नमेंट ने स्पेशल फोकस किया था, इनका अलग तरीके से प्राइवेटाइजेशन किया था। तो थोड़ा सा वो रीड आउट कर लेना, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कई बार केस स्टडी वगैरह में पूछा जाता है। ठीक है? मतलब अगर केस स्टडी में पूछा गया है तो ऑब्वियसली केस स्टडी में सब दे ही रखा होता है, बट आई विल सजेस्ट एक बार रीड आउट कर लेना, दैट्स इट। ठीक है? अच्छा, प्राइवेटाइजेशन क्यों नहीं करनी चाहिए? इससे सोशल वेलफेयर निग्लेक्ट होता है। क्योंकि भैया सरकार तो बिजनेस सरकार क्यों कर रही है, गरीबों के लिए। प्राइवेट सेक्टर क्यों कर रहा है, प्रॉफिट के लिए। तो गरीबों के लिए अब से बिजनेस नहीं होगा, अब से सिर्फ प्रॉफिट के लिए होगा। तो सोशल वेलफेयर निग्लेक्ट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गई। क्योंकि भैया सरकार तो ना किसी को भी रखे हुए है, पैसा दिए हुए है ना? मतलब सरकारी जो तुम्हें नौकरियां अगर लेनी है, तो सरकारी नौकरी एक तो रिश्वत देके ली जाती है। कोई भी इंसान मेजरली अगर कोई अच्छी सरकारी नौकरी है, ठीक है, इवन
पीएन वगैरह की भी अगर सरकारी नौकरी होती है आज की डेट में, तो वो भी तुम बिना पैसे दिए, बिना रिश्वत दिए ना नौकरी नहीं ले सकते। तो सरकार तो सबको रख लेती है, पड़े रहते हैं, ठीक है? पैसे देते रहती है सरकार, पेंशन देती रहती है। प्राइवेट सेक्टर ऐसा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में काम करोगे तो बचोगे, वरना निकाल दिए जाओगे। और लोगों ने खुद ही क्विट कर दिया। लोग कहते हैं मैं सरकारी कंपनी में ही काम करूँगा, मैं प्राइवेट कंपनी में काम ही नहीं करूँगा। ठीक है ना? तो इसीलिए क्या हो रहा था, जब कंपनी प्राइवेट हुई, लोगों ने उसको क्विट कर दिया और लोग भागने लगे वापस सरकारी कंपनियों के पास, ठीक है? तो अनएम्प्लॉयमेंट हुई। एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बुरे तरीके से निग्लेक्ट हुआ, बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हुआ। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में ना तुम प्रॉफिट नहीं कमा सकते। एग्रीकल्चर में तो लॉसेस होते हैं, ठीक है? फार्मर्स गरीब होते हैं, तो एग्रीकल्चर में तो सरकार को पैसा लगाना ही पड़ेगा और सरकार ने पैसा लगाना बंद कर दिया। सरकार ने सब कुछ प्राइवेट कर दिया, तो एग्रीकल्चर की हालत खस्ता हो गई, ठीक है? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर इन द हैंड्स ऑफ रिच। अब प्रॉफिट अगर कमाओगे तो अमीर और अमीर होगा, गरीब और गरीब होगा। रिस्की और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट जो थे वो इग्नोर हो गए, क्योंकि अगर लॉन्ग टर्म है तो पैसा लगेगा बहुत ज्यादा, और बहुत ज्यादा पैसा प्राइवेट सेक्टर के पास है नहीं। अगर रिस्की है तो प्राइवेट सेक्टर कहता है मेरे को प्रॉफिट नहीं होगा, तो मैं उसमें घुसूंगा नहीं, तो प्राइवेट सेक्टर इनमें जाएगा नहीं। और इसमें कौन करेगा काम? सरकार। सरकार कर नहीं रही, सरकार ने हर चीज प्राइवेट सेक्टर को दे दी। तो इसलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आने लगी थी इंडस्ट्रियल सेक्टर में। जब सरकार ने प्राइवेटाइजेशन करी तो ये प्रॉब्लम्स आने लग गई थी, ठीक है? अगला लास्ट आता है मेरे पास ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब है? मैं अपनी इकोनॉमी को ओपन करूंगी, मैं एक बॉर्डरलेस वर्ल्ड बनाऊंगी, मैं अपनी इकोनॉमी को दुनिया के साथ जोड़ूंगी। क्यों करूंगी ऐसा? ताकि मुझे ग्लोबल मार्केट का असेस मिल सके। ग्लोबल मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है वो मेरे देश में भी आए। ग्लोबल मार्केट में जो भी टेक्नोलॉजी है वो मेरे देश में भी आए। जो भी कंपनीज हैं वो मेरे देश में भी आए। जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे देश में आए, और मेरे देश के लोग बाहर जाके सामान बेचें। मतलब दुनिया को बहुत फ़ायदा हुआ है वैसे इंडिया की जब मार्केट ओपन हुई, क्योंकि दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग तो इंडिया में हैं, सबसे ज़्यादा डिमांड इंडिया के थ्रू इंडिया से आती है, तो दुनिया को भी अच्छा खासा इससे फ़ायदा हुआ है, ठीक है ना? बट हम भी बहुत सारी चीज़ें बाहर बेचते हैं बना-बना के, दुनिया भर को सस्ते रेट पे, ठीक है? एडवांस टेक्नोलॉजी जो दुनिया में थी वो हमारे पास आने लगी। कंपनीज के लिए अब फ्यूचर ऑप्शन बेटर हो गई। अब तुम सिर्फ रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो ना इंडिया तक। अगर तुमने पूरा इंडिया कवर कर लिया तो जाओ पूरी दुनिया में अपने ब्रांचेस बिछाओ, अपना नेटवर्क बिछाओ, पूरी दुनिया से पैसे कमाओ, पूरी दुनिया में बिजनेस करो। स्किल्ड लेबर के लिए बेटर ऑप्शन है कि अगर तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत बड़े इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, बहुत बड़े बैंकर हो, तो दुनिया भर में जाके काम कर सकते हो, सिर्फ इंडिया तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं हो। सो हमारे लिए इन प्रॉब्लम्स की वजह से, इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिलेगा, ये चीज़ें हमें मिलेंगी अगर ग्लोबल होंगे। ग्लोबल कैसे होंगे? हमने ये सारी चीज़ें करी ग्लोबलाइज़ेशन के अंडर। सबसे पहले एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की जो लिमिट थी उसको बढ़ा दिया, 51% तक कर दिया हाई टेक इंडस्ट्रीज़ के अंदर। मतलब सरकार कहती थी कि भैया हमें बाहर वालों से ना इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी। अगर वो इन्वेस्टमेंट लेंगे, वो हमारी कंपनियाँ खरीद लेंगे और फिर से हम पे राज करने लग जाएँगे। इसलिए बाहर वालों से इन्वेस्टमेंट नहीं लेने का है। पहले ऐसा बोलती थी सरकार, पर अब क्या किया सरकार ने? बोला लो 51% तक तुम इन्वेस्टमेंट ले सकते हो बाहर वालों से, ठीक है? 1 करोड़ तक की तुम इन्वेस्टमेंट ले सकते हो टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है? डीवैल्यूएशन करी थी, ये तो हमने पढ़ ही लिया 20% की, ₹20 से ₹25, ₹30, 25-26 तक आ गई थी हमारी करेंसी, ठीक है? इंडियन रुपी मेड पार्शियली कन्वर्टिबल इन 92, फुल्ली इन 93। मतलब पहले तुम इंडियन रुपी के बदले में डॉलर ले ही नहीं सकते थे, यू वर नॉट अलाउड टू कन्वर्ट इंडियन रुपी इनटू डॉलर। फिर 92 में बोला गया कि तुम ना थोड़ा सा एक लिमिट लगा दी, लेट्स से 10 लाख रुपए, कि 10 लाख रुपए के बदले ही डॉलर ले सकते हो, उससे ज्यादा कन्वर्ट नहीं करवा सकते। फिर 93 में बोला जितना मर्जी कन्वर्ट करवा लो, जितना मर्जी रुपी को डॉलर में कन्वर्ट करवा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब तो बहुत सिंपल हो गया, तुम्हारी गली-गली में फॉरेन एक्सचेंज की छोटी-छोटी दुकानें होती हैं, ठीक है ना? अगर तुम एक टियर 3 सिटी में भी हो, तो वहाँ भी तुम्हें मिल जाएँगी, बाज़ार में जाओगे, फॉरेन एक्सचेंज की एक ना एक छोटी-सी दुकान मिल जाएगी, वो तुम्हें रुपीज़ के बदले में कोई भी करेंसी कन्वर्ट करके दे देंगे और जितना मर्ज़ी उतना ले सकते हो। हमने 5 ईयर एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट पॉलिसी बनाई, ठीक है? 92 से 97 की, मतलब जो 5 ईयर प्लान था, 92 से 97 का, उसका मेन फोकस एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के ऊपर था। और हमने कस्टम ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया 250 से 10% पे लिया है, ठीक है? तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर हमने ये सारा कुछ करा। पर ग्लोबलाइजेशन क्यों नहीं करनी चाहिए थी इंडिया को या छोटे देशों को या डेवलपिंग कंट्रीज को, जिनकी जीडीपी कम है, जो थोड़े गरीब हैं, उनको ग्लोबलाइजेशन क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि इससे डेवलप्ड कंट्री का फायदा होता है। डेवलप्ड कंट्री के
कंपनीज़ बड़े-बड़े, वो कंपनियाँ हमारे देश में आएँगी, हमारे देश को लूट के ले जाएँगे। तो इससे डेवलप्ड नेशंस को फ़ायदा होता है, हमारे नेशन को नुकसान हो सकता है। गरीबों का वेलफेयर कम हो जाना है, क्योंकि गरीबों को लूट कर ले जाएँगे, गरीबों को, है ना, मतलब बिज़नेस नहीं करने देंगे, छोटे लोगों को बिज़नेस नहीं करने देंगे, ठीक है? इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बढ़ेगी, अमीर-गरीब का भेदभाव बढ़ेगा, अमीर, गरीब और गरीब होता जाएगा, बिकॉज़ प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हो यार, है ना? और प्रॉफिट कहाँ से कमाओगे? गरीब को लूट के। ठीक है ना? और डोमेस्टिक कंपनीज़ को कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ेगा जो डोमेस्टिक कंपनियाँ कर नहीं पाएँगी और डोमेस्टिक कंपनियाँ बंद होने लग जाएँगी। होता भी है, हो भी रहा है, बहुत सारी डोमेस्टिक कंपनीज़ जो हैं, वो बंद हुई भी हैं, ठीक है? अगर मैं कोक वगैरह की बात करूँ, तो कोक वगैरह बाहर की कंपनीज़ हैं, वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि और कोई कोला और कोई कोल्ड ड्रिंक हमारे देश में बिकता ही नहीं है कोक, पेप्सी के अलावा, ठीक है ना? हमारे लोकल कोल्ड ड्रिंक्स भी नहीं बिकते हैं, ठीक है ना? तो आउटसोर्सिंग का कहते हैं कि भैया अमीर देशों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, गरीब देशों को कम फ़ायदा होता है। ग्लोबलाइज़ेशन का सॉरी, है ना? ग्लोबलाइज़ेशन का अमीरों को ज़्यादा फ़ायदा होता है, गरीबों को कम फ़ायदा होता है। बट एनीवेज़ इट्स गुड, इट्स बेटर टू डू ग्लोबलाइज़ेशन इन द लॉन्ग रन आपको भी इकोनॉमी आपकी डेवलप होने लग जाती है। अब ग्लोबलाइज़ेशन की वज़ह से एक आउटकम हमारे पास आया आउटसोर्सिंग जो इंडिया के लिए बहुत अच्छा था, इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ इसकी वज़ह से। तो इंडिया को क्या फ़ायदा हुआ? आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है देखो, आउटसोर्सिंग का मतलब है कि ये जो कंपनी है ये अपने छोटे-मोटे काम जैसे बिजली का काम, लेटर-वेटर का काम, थोड़ा बहुत कस्टमर सर्विस का काम, ठीक है? ये कंपनी अपने हायरिंग का, कस्टमर सर्विस का काम किसी बाहर वाले को दे देगी। ठीक है? और बोलेगी तुम मेरे लिए ये सारे काम कर दो ताकि मैं अपने कोर बिज़नेस पे फ़ोकस कर सकूँ। अब ये बाहर किसको देती है काम? बाहर काम देती है ये इंडिया को। तो अमेरिकन कंपनीज़ को अगर छोटे-मोटे काम करवाने हैं, ऐसे काम करवाने हैं जिसमें तुम्हें बस लेबर चाहिए, ठीक है? अब जैसे कस्टमर सर्विस है, कस्टमर सर्विस के लिए तुम्हें लोग चाहिए जो सारा दिन फ़ोन पे बैठे रहें, कस्टमर सर्विस करते रहें। अब वो लोग जो हैं अगर वो अमेरिका से हायर करने लग गए, तो अमेरिकन्स तो माँगेंगे डॉलर में पैसा, इंडियन माँगेंगे रुपीज़ में पैसा। तो इंडियन लोग बहुत सस्ते में कस्टमर सर्विस कर देते हैं अमेज़न की। तो अमेज़न ने अपनी कस्टमर सर्विस की सबसे बड़ी टीम इंडिया में बिठा रखी है। ठीक है ना? तो आउटसोर्सिंग के अंदर क्या होता है कि भैया तुम बिज़नेस सर्विसेज़ ना एक्सटर्नल सोर्सेज़ से लेते हो, मोस्टली फ्रॉम अदर कंट्रीज़ व्हिच वर प्रीवियसली प्रोवाइडेड इंटरनली। मतलब तुम अपने घर के अंदर अमेज़न अपनी कंपनी के अंदर नहीं बिठा रहा कस्टमर सर्विस। उसने पूरे का पूरा उठा के किसी और को ज़िम्मा दे दिया कि तुम हमारी कस्टमर सर्विस सँभालो। और ये दूसरा कोई कौन है? किसी दूसरे देश में बैठा है, ऐसे देश में बैठा है जहाँ पर लेबर बहुत चीप है, बहुत सस्ती है और वो देश कौन-सा है? ऑब्वियसली इंडिया क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, वेज रेट बहुत कम, लोग काम करने को तैयार हैं, दिन-रात करने को तैयार हैं, कम पैसे पे करने को तैयार हैं, ठीक है ना? तो इंडिया एक बहुत फेवरेबल डेस्टिनेशन बन गया आउटसोर्सिंग के लिए। क्यों? स्किल्ड मैन पावर है, इंग्लिश बोलनी आती है इंडिया में आजकल, ठीक है? लोगों को टियर 2, टियर 3 में भी लोग ठीक-ठाक इंग्लिश बोल लेते हैं, ठीक है? फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर ही रही है 1990 के बाद तो। वेज रेट बहुत कम है, आईटी सेक्टर हमारा बूम पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहा है। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है वो कहती है भैया आउटसोर्सिंग मत करो। अब अमेरिकन तो यही बोलेंगे ना कि ये क्या बात हुई? कंपनी हमारी, अमेज़न देश में हमारे आया, है ना? हमारे देश की कंपनी है, काम करवा रही है इंडियन से, पैसा दे रही है इंडियंस को। तो अमेरिका में तो जॉब ही नहीं क्रिएट हो रही। तो डेवलप्ड नेशन बोलते हैं कि भैया इससे तो पैसा हमारे देश से बाहर जा रहा है। हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, दूसरे देशों में जा रहा है। तो डेवलप्ड नेशंस जो हैं इसके थोड़ा अगेंस्ट होते हैं, लेकिन हमारे जैसे देश के लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है? अगला, अगला मेरे पास आता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का छोटा-सा टॉपिक है, थोड़ा-सा पढ़ लो। सो डब्ल्यूटीओ क्या है? इसके अंदर 164 मेंबर्स हैं, ठीक है? पहले इसका नाम जीएटीटी था, फिर इसको 1995 में एस्टैब्लिश किया गया था, 164 इसके मेंबर्स हैं और जीएटीटी से फिर इसका नाम बदल के वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कर दिया गया था। जीएटीटी का मतलब क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ठीक है? तो इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि पूरी दुनिया में ना हंड्रेड्स ऑफ देश हैं, ये सारे हंड्रेड्स ऑफ देश आपस में बाइंग करेंगे, सेलिंग करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, है ना? एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करेंगे, ट्रेड करेंगे और इनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। ये आपस में एक-दूसरे को तंग करेंगे, दबाने लग जाएँगे या फिर एक-दूसरे पे फिर से जाके अटैक कर दें, कुछ भी ऐसा कर सकते हैं। तो ये सब नहीं होना चाहिए। शांति से बिज़नेस करो, इंसानों की तरह रहो। तो उसके लिए हमने ल लाया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइज़ेशन जो कहता है कि पूरी दुनिया में रूल्स बनेंगे, रूल्स के बेसिस पे ट्रेड होगा, उन रूल्स को कोई तोड़ नहीं सकता। ये वर्ल्ड लेवल पे सेम रूल्स जो है पूरी दुनिया भर में इस्तेमाल होंगे। उन रूल्स की मदद से पूरी दुनिया भर में एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट या पूरा इंटरनेशनल ट्रेड होगा। ठीक है? तो ये ग्लोबल ट्रेड के लिए है, इक्वल अपॉर्च्युनिटी देता है सबको। इंडिया जो है इसमें काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करता है। इसने क्या बोला टैरिफ हटाओ, ठीक है? नॉन टैरिफ
नॉन टैरिफ माने तो कोटास भी हटाओ, टैरिफ भी हटाओ, हर तरीके का बैरियर हटाओ। मार्केट असेस ओपन करो दूसरे देशों के लिए, अपने देश का रूल है, रूल बेस्ड ग्लोबल ट्रेड है और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, इन चीजों पर ये फोकस करता है, ठीक है, और इंडिया भी ऑब्वियसली इसका मेंबर है। अच्छा, अब इकोनॉमिक पॉलिसी में अच्छा क्या था, बुरा क्या था? अच्छा क्या था इकोनॉमिक पॉलिसी में कि इसकी वजह से मेरा इन्फ्लेशन रेट गिर गया। इन्फ्लेशन हमारी जो पहले 17% थी, वो अब गिर के 5% पे आ गई एंड 5% का रेट ठीक है, अच्छा है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कम होना चाहिए। 1-2% का अगर इन्फ्लेशन हो, तो उल्टा वो बुरा होता है। 4-5% की रेंज का इन्फ्लेशन ठीक होता है, ठीक है? तो ये अच्छा है हमारे लिए। तो इन्फ्लेशन जो पहले 17% था, व्हिच वाज़ इंसेनली हाई, वो नॉर्मल पे आ गया अब, ठीक है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैंने बोला ना, जो पहले $6 बिलियन थे, अब ऑलमोस्ट $600 बिलियन हो गए हैं। तो इंडिया के पास दुनिया भर का वन ऑफ द लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व है आज की डेट में, ठीक है? राइज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, तो बाहर वाले लोग अब हमारे देश में इन्वेस्टमेंट करने लग गए। पहले तो अलाउड नहीं था, अब अलाउड है। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अलाउड है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी अलाउड है। तो पहले $100 मिलियन थी, $100 मिलियन, और अब $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आ गई है बाहर से, ठीक है? एक्सपोर्ट हमारे बहुत ज्यादा ग्रो हुए हैं, हमारे ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स, आईटी सर्विसेज, हर चीज का एक्सपोर्ट हमारा ग्रो हुआ है पहले से बहुत ज्यादा। तो डेफिनेटली काफी चीजों में इंप्रूवमेंट तो हुई है। मतलब इंडिया अब एक ग्लोबल लेवल का बन गया है यार, इंडिया में अब ग्लोबल लेवल की कॉम्पिटिटिवनेस आ गई है, ठीक है? अच्छा जी, अगली चीज़, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा हो गया, हमारी जीडीपी जो है बहुत अच्छी बढ़ रही है। पहले 5.6% से बढ़ती थी, अब 7.2% से बढ़ रही है एंड 7.2% का नंबर बुरा नहीं है, काफ़ी सही काफ़ी अच्छा खासा नंबर है 7.2% पर ईयर जीडीपी ग्रोथ रेट का, ठीक है? तुम इस ग्राफ की मदद से देख सकते हो कि हमारा जो एग्रीकल्चर था, 1980 से 91 में 3.6% की ग्रोथ पे था, लेकिन अब एग्रीकल्चर आ गया -0.2% पे, यानी एग्रीकल्चर में तो डिक्लाइन आया है। इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो 7-ish% से गिर के 6% पे ऑलमोस्ट आ गई है। इंडस्ट्री में अच्छा खासा डिक्लाइन देखने को हमें मिला है। पर सर्विस सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो वो 6% से बढ़ के 10% पे आ गया है, यानी सर्विस सेक्टर में अच्छी खासी ग्रोथ हुई है। तो देख सकते हो तुम, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री थोड़े डिक्लाइन पे आए हैं, एग्रीकल्चर सिवियर डिक्लाइन पे आया है, पर सर्विस सेक्टर बहुत अच्छा ग्रो हुआ है। इवन कि आज के डेट में इंडिया में जो भी है जीडीपी, जो भी ग्रोथ है, उसका एक मेजर पार्ट सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर से ही आता है। जो कि एक खराब बात भी है कि हमने अपनी इंडस्ट्री को अभी भी हम अच्छे से नहीं कर पाए। हमने बोला था मेक इन इंडिया करेंगे, इंडिया में बनाओ, फ्रॉम द इंडिया फॉर द वर्ल्ड। हमने बहुत ऐसी चीजें करने की कोशिश करी, पर हमसे नहीं हो पाया। हमारी इंडस्ट्री उतनी अच्छी नहीं चल रही। इनफैक्ट चाइना ने अपनी इंडस्ट्री को बहुत अच्छा बनाया, है ना? तुमने पढ़ा है ना, जीएलएफ पॉलिसी लेकर आए, है ना? तो जीएलएफ वगैरह की वजह से चाइना ने अपनी इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी बना ली, हमारी इंडस्ट्री ग्रो नहीं हुई और एग्रीकल्चर के तो बुरे हाल हो गए। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में भैया प्राइवेट सेक्टर घुसा, तो एग्रीकल्चर का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। और सरकार कम हो रही है। सरकार कहती है मैं सब्सिडी नहीं दूँगी, मैं पैसा नहीं दूँगी, मैं एमएसपी नहीं दूँगी। प्राइवेट सेक्टर तो वैसे ही नहीं देगा, प्राइवेट सेक्टर तो खा जाएगा गरीब फार्मर्स को। तो एग्रीकल्चर में क्योंकि गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कम हुई है, तो एग्रीकल्चर में डिक्लाइन आया है। ठीक है? क्रिटिसिज्म क्या है? अब इकोनॉमिक पॉलिसी का क्रिटिसिज्म भी होगा। सबसे पहला क्रिटिसिज्म क्या है कि डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट ने अपनी प्रॉपर्टीज को सेल ऑफ कर दिया, ठीक है? 2014 एंड मतलब सेल ऑफ करना अच्छी बात थी, पर जैसे सोचा था वैसे कर नहीं पाई। सरकार ने बोला था कि हम 56,000 करोड़ की प्रॉपर्टी सेल ऑफ करेंगे, पर सिर्फ 34 तक ही कर पाए। अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट के जो एसेट्स थे वो बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड थे और प्राइवेट सेक्टर को बहुत सस्ते रेट पे बेचे गए। मतलब प्राइवेट सेक्टर का तो फायदा हो गया कि प्राइवेट सेक्टर को सस्ते में मिले, पर सरकार का नुकसान हुआ। सरकार ने हमारे टैक्स के पैसे से जो भी कुछ बनाया था, वो कुछ अमीरज़ादों को बहुत सस्ते रेट में बेच दिया। ठीक है? फॉल्टी एलोकेशन, डिसइन्वेस्ट, अब तुमने अगर एसेट बेचा है, तुमने अगर कोई एसेट बेचा है, तो उससे जो पैसा आया है, उसके बदले में कोई दूसरा एसेट ही खरीदोगे ना, या उसके बदले में अपनी लायबिलिटी रिड्यूस कर लो। पर सरकार ने ऐसा किया ही नहीं, एसेट बेच के अपना खर्चा, अपना एक्सपेंस फंड कर लिया। तो गवर्नमेंट ने एसेट बेच के जो पैसा आया, उसका कोई प्रोडक्टिव यूज करा ही नहीं। ठीक है? तो प्रोसीड फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट वर यूज्ड टू कॉम्पनसेट द शॉर्टेज ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, रादर देन फॉर द डेवलपमेंट। गवर्नमेंट ने एसेट बेच के अपने खर्चे को फंड किया। ठीक है? मतलब इट इज़ लाइक कि मेरे पास गोल्ड था बहुत ज़्यादा, या मेरे पास शेयर्स थे। मैंने अपने शेयर्स बेच दिए, गोल्ड बेच दिए, बदले में फॉरेन ट्रिप करने चली गई। तो फॉरेन ट्रिप करके घूम के मज़ा तो आ गया, पर मेरे तो खर्चे हो गए ना, मेरे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं ना। अगर वही एसेट होते, तो एसेट से मैं कल को
रिटर्न कमा सकती थी, ठीक है? अगली चीज़ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कम हो गई, जीडीपी ग्रोथ रेट तो बढ़ता जा रहा था, पर एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी, ठीक है? इसको हमने क्या बोला जॉबलेस ग्रोथ हुई है, क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी बढ़ गई ना, अब सारा काम टेक्नोलॉजी की वजह से हो जाता है। अब तो वैसे ही एआई आ गया, तो सारा काम एआई की वजह से हो जाता है, तो जीडीपी तो बढ़ रही है, ग्रोथ तो हो रही है, प्रोडक्ट तो नए आ रहे हैं, सर्विसेज तो आ रही हैं, पर काम सारा एआई से हो जाता है। इवन मैं भी अपनी लाइफ में चलो अब तो एआई काफ़ी यूज़ करने लग गई हूँ, ठीक है? तो जो काम के लिए पहले मुझे लोग रखने पड़ते थे, अब मेरा काफ़ी काम एआई से हो जाता है। तो एआई तो ऑब्वियसली जॉब्स खा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। टैक्सेशन रिफॉर्म्स जो हमने सोचे थे वो उतने अच्छे से नहीं हुए। हमने सोचा था कि टैक्स को अगर हम कम कर देंगे, तो टैक्स की चोरी कम हो जाएगी और गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्स आने लगेगा, पर ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। इट डिड नॉट रिजल्ट इन इंक्रीज इन टैक्स, ठीक है? उल्टा गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू कम भी हो गया और गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंटल और वेलफेयर एक्सपेंसेस नहीं कर पाई, ठीक है? ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्रीकल्चर पे क्या इम्पैक्ट पड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का। तो एग्रीकल्चर को बहुत बुरे तरीके से हिट किया इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ने। हमारी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो थी इरिगेशन पे, रोड्स पे, मार्केट लिंकेजेस पे, रिसर्च पे, एक्सटेंशन पे, ये सारी जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट थी वो पहले बहुत ज़्यादा थी। अब वो सारी की सारी बुरे तरीके से रिड्यूस कर दी गई थी, व्हिच इज़ व्हाई इरिगेशन और इन सब चीज़ों में गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं कर रही थी। तो फार्मर्स को बहुत बुरी हालत देखनी पड़ी, फार्मर्स को बहुत प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है? गवर्नमेंट ने अपनी एमएसपी हटा दी, गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटीज हटा दी, गवर्नमेंट ने क्या किया सब्सिडी हटा दी, ठीक है? इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी तो बाहर से भी इंपोर्ट होने लग गया, ठीक है? गवर्नमेंट ने क्या किया रिस्ट्रिक्शन सारी हटा दी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट से, तो अब एग्रीकल्चर में फार्मर्स को बाहर वालों के साथ compete करना पड़ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं था, ठीक है? सो इंडियन फार्मर्स हैव टू फेस कॉम्पिटिशन और इंडियन फार्मर्स की ऐसी हालत थी नहीं कि वो कॉम्पिटिशन फेस कर पाए, ठीक है? और इंडिया में जब तुम एमएसपी नहीं दोगे, सब्सिडीज नहीं दोगे, तो फार्मर्स वैसे भी काम नहीं कर पाएँगे। तो एग्रीकल्चर में सबसे बुरा इम्पैक्ट रहा था इसका, ठीक है? लोग अब कैश क्रॉप के टुवर्ड्स जो है शिफ्ट होने लग गए। लोग जो है कैश क्रॉप्स के टुवर्ड्स जाने लगे। कैश क्रॉप्स के टुवर्ड्स अगर तुम जाओगे, तो तुम्हारी फूड क्रॉप्स कम हो जाएँगी, तो तुम्हारा फेमाइन आने लग जाएगा और वो मत करो, है ना? वो मत करो क्योंकि रोटी, कपड़ा, मकान तो चाहिए, रोटी चाहिए, चावल चाहिए, कॉर्न चाहिए, ये सब चीज़ें तो चाहिए और लोग कहते हैं कि रोटी में इतना पैसा नहीं है, व्हीट में पैसा नहीं है, कैश क्रॉप्स उगाओ, कैश क्रॉप्स उगा के एक्सपोर्ट करो। अरे भाई एक्सपोर्ट करके पैसा तो कमा लेगा, लेकिन उस पैसे का करेगा क्या अगर बाजार में तुझे आटा और चावल मिलेंगे ही नहीं? तो फार्मर्स जो हैं एक्सपोर्ट की वजह से फूड ग्रेन से शिफ्ट होके कैश क्रॉप्स करने लग गए, जिसकी वजह से फूड ग्रेन के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, ठीक है? और अवेलेबिलिटी कम हो गई और फर्टिलाइज़र पे सब्सिडी कम हो गई, ठीक है? जिसकी वजह से गरीब फार्मर पे बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ा। तो ये जो फार्मिंग के 3-4 पॉइंट हैं, एक सब्सिडी कम होना, दूसरा कैश क्रॉप्स, तीसरा रिमूवल ऑफ एमएसपी, रिडक्शन इन इंपोर्ट ड्यूटीज और चौथा रिडक्शन इन पब्लिक इन्वेस्टमेंट। 4-5 पॉइंट हैं, ये चारों पांचों पॉइंट को रट लो। व्हाट डू आई मीन? रट लो, दिमाग में यहाँ बैठ जाने चाहिए कि एग्रीकल्चर पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आया, 1, 2, 3, 4 रट दो तोते की तरह, क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है? अगला, इंडस्ट्री पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आया? बाहर से सस्ते इंपोर्टेड गुड्स आने लगी, तो हमारे लोगों को कंपटीशन फेस करना पड़ा, वो कंपटीशन फेस कर नहीं पाए। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, ठीक है? हमारी पावर सप्लाई वगैरह, रोड्स वगैरह काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे खराब थे, व्हिच इज़ व्हाई इंडस्ट्री को थोड़ा बुरा इम्पैक्ट पड़ा। हमारे नॉन टैरिफ बैरियर वगैरह जब हमने हटाए, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं इंडिया जैसी, उसके जो कंपनीज़ हैं, उसको कंपटीशन फेस करना पड़ता है। जैसे मैं आज भी तुम्हें बता रही हूँ, कोक है, पेप्सी है। कोई भी कोल्ड ड्रिंक उठा के देख लेना, वो कोल्ड ड्रिंक इंडियन है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कोक और पेप्सी इतना खा गई पूरी मार्केट को कि इंडियन ब्रांड वहाँ सस्टेन कर ही नहीं पाता। अब धीरे-धीरे हमारे अंबानी जी थोड़ी-सी जागे हैं, वो थोड़ा-सा इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, थोड़ा-सा एंटर कर रहे हैं अंबानी जी, ठीक है? लेकिन अंबानी जी के अलावा को वैसे भी हमारे देश में अंबानी के अलावा और किसी की औकात ही नहीं है कि वो इतनी बड़ी कंपनीज़ के साथ सामने टक्कर ले सकें। तो ये बड़ी-बड़ी कंपनीज़ आई और कुछ एक इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे इंडियन कंपनी सर्वाइव कर ही नहीं पाती इनके सामने, ठीक है? तो वो थोड़ा हमारी इंडस्ट्रीज के साथ घाटा तो हुआ है। अगला लॉपसाइडेड ग्रोथ का क्या मतलब है कि सर्विस सेक्टर तो बढ़ा, पर बाकी के सेक्टर निग्लेक्ट हो गए, ठीक है? लोपसाइडेड मतलब कि किसी एक सिलेक्टेड एरिया में ही ग्रोथ हो रही है और दूसरे एरिया में उल्टा डी ग्रोथ हो रही है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो लोपसाइडेड ग्रोथ में हमारा क्या हुआ? सर्विस सेक्टर तो बढ़ा, टेलीकॉम, आईटी, फाइनेंस ये तो बढ़ा, पर बाकी चीजें उल्टा हमारी रिड्यूस होने लग गई। एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, ये सब उल्टा हमारा डाउनफॉल की तरफ चला गया, ठीक है?
चलो लास्ट का 1-2 टॉपिक है, जीएसटी और डिमोनेटाइज़ेशन बचा है, बस जल्दी से 2 मिनट में ही समझ लो ये तो, क्योंकि तुमने बहुत बार ये पढ़ लिया होगा। बिज़नेस स्टडीज़ के आई थिंक चैप्टर में किसी में पढ़ते हो? नहीं, अच्छा 11th में पढ़ते हो। मतलब ये तो ठीक है, तुमने पहले भी 11th में भी पढ़ा ही होगा जीएसटी के बारे में, डिमोनेटाइज़ेशन के बारे में। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता नहीं है, बस सरकार ने पढ़ाना है तो इसलिए सरकार पढ़ा रही है। मतलब जो भी सरकार पावर में होती है ना, उसने जो भी कुछ अच्छा किया होता है, मतलब जो भी उनके बड़े कुछ होते हैं, है ना, कारनामे, वो उसको सीबीएसई को बोल देते हैं कि भैया ये अपनी बुक्स में डाल दो। ताकि बच्चों को पता चले कि हमारी इस वाली सरकार ने ये किया है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, वो भी ये करते थे, फिर बीजेपी है तो वो भी ये करेंगे, ठीक है? तो बीजेपी ने क्या किया भैया, जीएसटी लेकर आए हैं मोदी जी, ठीक है? जीएसटी के अंदर उन्होंने क्या किया है, 30 जून 2017 को मिडनाइट सेशन ऑफ पार्लियामेंट में, मतलब देखो मोदी जी इतने वो हैं कि उनको जब भी कोई काम करवाना होता है ना, सीधे रास्ते से नहीं जाएँगे, क्योंकि सीधे रास्ते से जाएँगे तो लोग बातें करेंगे, रुकावट आ सकती है, कुछ भी। आधी रात को पार्लियामेंट का सेशन हुआ था 2017 में, 30 जून को मिडनाइट जो है जीएसटी रोल आउट किया गया था। 101th कॉन्स्टिट्यूशन थी, अमेंडमेंट एक्ट था 2016 में, 8 सितंबर को, ठीक है? उसके अंदर सरकार ने बोला कि आज से जितने भी टैक्सेस हैं, हर एक टैक्स को खत्म कर दो। सर्विस टैक्स है, कोई भी है, मतलब ठीक है, एंटरटेनमेंट टैक्स है, ये टैक्स है, वो टैक्स है, सारे टैक्स आज से खत्म कर दो और सिर्फ एक टैक्स चलेगा हमारा, वो क्या होगा, जीएसटी होगा। स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अपना लेवी कर सकती है टैक्स, किसके ऊपर, दारू के ऊपर, ठीक है? अल्कोहल के ऊपर वैट लगाया जा सकता है। टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट्स विल अट्रैक्ट बोथ जीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। मतलब सिर्फ दारू पे और टोबैको पे, ठीक है ना? सिर्फ इन चीज़ों पे तुम एक्स्ट्रा टैक्स लगा सकते हो। इसके अलावा हर चीज़ पे जीएसटी लगेगा। इन दोनों के अलावा हर चीज़ पे जीएसटी लगेगा। पेट्रोल वगैरह पे आई थिंक 1-2 और चीज़ों पे कुछ है, बाकी हर चीज़ पे जीएसटी है। तो जीएसटी के अंदर अलग-अलग स्लैब्स हैं, 0, 3, 5, 12, 18, 28, ठीक है? गुड्स पे भी लगता है, सर्विसेज़ पे भी लगता है, ठीक है? बहुत सारे टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया, जैसे कि पहले वैट लगता था, सेल्स टैक्स लगता था, एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था, ठीक है? अलग-अलग तरीके के टैक्स होते थे। अब वो सारे खत्म हो गए, सिर्फ़ और सिर्फ़ जीएसटी है। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी के बाहर रखा गया है, बाकी सारे जीएसटी के अंदर हैं। इससे हमारी जीडीपी में बूस्ट आया, कस्टमर को एडवांटेज हुआ, फाइलिंग मतलब टैक्स जमा करवाना आसान हुआ और बहुत ट्रांसपेरेंसी इससे आ गई, ठीक है? बहुत बेहतर हो गया। अच्छा, अब जीएसटी के बारे में भी ये बोला जाता है कि जीएसटी कहने को बहुत अच्छी चीज़ थी, डिमोनेटाइज़ेशन कहने को बहुत अच्छी चीज़ थी, पर जिस तरीके से लागू करी गई, ठीक है? मतलब सी बहुत सिंपल बात है, अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत अच्छा भी कर रही हूँ, अगर मैं कहती हूँ कि बेटा तुम पढ़ाई करो, तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएँगे, ऑब्वियस बात है मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रही हूँ। पर अगर मैं तुम्हारे ऊपर थोप दूँगी कि भाई मार-मार के तुमसे करवाऊँ, डंडे मार के, पीछे पड़ के एकदम, तो तुम बोलोगे यार कि ठीक है नंबर आ गए, पर इस तरीके से, नहीं ये नहीं चाहिए था। वही चीज़ यहाँ पर भी हुई है कि जो इम्प्लीमेंटेशन है ना जीएसटी की भी, डिमोनेटाइज़ेशन की भी, इम्प्लीमेंटेशन अच्छी नहीं हुई, थोपा गया लोगों के ऊपर, वो अच्छा नहीं था। इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, अदरवाइज़ चीज़ें दोनों अच्छी है, जीएसटी भी अच्छा था, डिमोनेटाइज़ेशन भी अच्छा कदम था, पर इम्प्लीमेंटेशन इतनी खराब थी कि उल्टा उसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत सारे देखने को मिले, जो तुम्हें बुक्स में नहीं पढ़ाएँगे, ठीक है? एनीवेज़ जीएसटी हो गया, अब आया डिमोनेटाइज़ेशन। डिमोनेटाइज़ेशन क्या था कि 2 लार्जेस्ट हमारी जो डिनोमिनेशन थी 500 के, 1000 के नोट, जो टोटल 86% थे हमारी करेंसी के, उनको रातों-रात बंद कर दिया। अगेन जीएसटी मिडनाइट आया था, ये कब आया था? रात को 8 बजे मोदी जी ने आके बॉम्ब फोड़ दिया था पूरी दुनिया के ऊपर कि भैया आज से नोट बंद है। 8 नवंबर 2016 को ये हुआ था। इससे क्या हुआ था? एक कैशलेस इकोनॉमी बन गई थी। मतलब एक चीज़ जो बहुत अच्छी मुझे लगती है जी इसके बाद जो हुई थी, वो ये थी कि इसके बाद लोग यूपीआई वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करने लग गए, 10-10 रुपए भी यूपीआई करे जाते हैं एंड इंडिया का यूपीआई सिस्टम वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट है, जो कि अच्छी बात है। तो कैशलेस इकोनॉमी हो गई, हमारी जो सेविंग्स थी, जो कैश के फॉर्म में पर्स में पड़ी रहती थी, अब वो बैंक में जमा हो गई और बैंक उससे मनी मल्टीप्लायर बनाएगा, है ना? तो वो भी अच्छी बात हो गई। ठीक है? टैक्स चोरी पे चेक हो गया। पहले लोग टैक्स चोरी करते थे कैश के फॉर्म में, अब सारा पैसा बैंक में है, तो तुम टैक्स चोरी नहीं कर सकते हो बैंक से। ठीक है? टैक्स एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर था कि लोग अपना बैंक में पैसा डाल रहे हैं, तो लोअर इंटरेस्ट रेट होंगे, बैंक ज़्यादा लोन दे पाएगा, बैंक सस्ते में है ना इन लोन दे पाएगा, ठीक है? और इससे करप्शन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो रही थी। ये सब सरकार ने बोला था, एक्चुअल में इतना हुआ नहीं था। एक्चुअल में ये सब जो बोला मतलब बोला ये गया था कि हम इसलिए कर रहे हैं और ऐसा होगा, पर एक्चुअल में इतना नहीं हुआ था, ठीक है? क्यों? बिकॉज़ अगेन इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम थी, ठीक है? चलो हमारा लेक्चर हो गया यहाँ पे खत्म। तो बेसिकली डिमोनेटाइज़ेशन में इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम थी। अगर अच्छे तरीके से करी जाती तो शायद अच्छा रिज़ल्ट आता, पर इम्प्लीमेंट इतनी खराब करी गई कि प्रॉब्लम्स हुई, ठीक है?
चलो ऑलमोस्ट 1 घंटे का लेक्चर बना है हमारा। लेक्चर को यहाँ पे करते हैं खत्म। जल्दी से डन लिखो कमेंट सेक्शन में कि पूरा लेक्चर तुमने कर लिया है। मैं मिलूँगी अगले चैप्टर में अगले लेक्चर के साथ। थैंक यू, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।